तो आज हम अपना शुरू करते हैं 12th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, ईंट मनके तथा अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता। इस चैप्टर के अंदर हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए सारी चीज़ों का अध्ययन हम करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, किसने करी, हड़प्पा सभ्यता के अंदर क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई थी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता की समकालीन है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता की समकालीन है। समकालीन का मतलब क्या होता है? समकालीन का मतलब होता है एक ही समय की। मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि मेसोपोटामिया सभ्यता क्या थी। तो हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता दोनों ही एक ही समय की थी। बस ये था कि मेसोपोटामिया सभ्यता की खोज पहले हो चुकी थी, इसलिए आपने इसको 11th क्लास में पढ़ भी लिया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज बहुत बाद में हुई थी, इसलिए इसको 12th क्लास में आ जाता है। ठीक है, बेसिकली ये भारत के अंदर खोज हुई थी, तो इसलिए इसको 12th क्लास में रखा गया था। इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके ज़्यादातर अवशेष या ज़्यादातर चीज़ें जो प्राप्त हुई थी वो सिंधु नदी के आसपास के इलाकों में प्राप्त हुई थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अगर वो नामकरण से पहला क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जामिनर, तो इसका सबसे पहला नाम सिंधु घाटी सभ्यता ही रखा गया था कि सिंधु घाटी, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास में पाई गई थी। बाद में फिर इसका नाम बदलकर हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया था। पुरातत्वविदों के अनुसार सभ्यता का सांस्कृतिक शब्द का संबंध विशेष क्षेत्र तथा कालखंड से है, क्योंकि एक विशेष क्षेत्र के अंदर और एक विशेष समय में जिस क्षेत्र के अंदर उन लोगों का रहना सहना खाना पीना तौर तरीके होते हैं, उसे ही वहाँ की संस्कृति कहा जाता है, सभ्यता कहा जाता है, जैसे हमारे भारत की। तो शुरुआत करते हैं, हम आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता वर्ष 1924 में 1924 में दयाराम साहनी तथा राखलदास बनर्जी की खोजों के आधार पर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता की खोज की घोषणा करी थी। अब इसकी खोज कब हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने करी थी। दयाराम साहनी ने करी थी हड़प्पा शहर की। हड़प्पा शहर की जो खोज करी थी वो दयाराम साहनी ने करी थी 1921 में, और 1922 से 23 के बीच में राखलदास बनर्जी ने करी थी मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने करी थी 1922 और 23 में। जॉन मार्शल जो थे वो हमारे पुरातात्विक जो विभाग था उसके डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है, और उन्होंने ही इन दोनों के ये दोनों जो थे इनके नेतृत्व में काम कर रहे थे, और इन्होंने ही हड़प्पा सभ्यता के जगहों को खोज निकाला था। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ये सभ्यता भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में फैली हुई थी। तो भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है कनिंघम को, क्योंकि सबसे पहले जो इसके जनरल थे, हमारे सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जो थे भारतीय पुरातत्व के, वो थे कनिंघम, इसीलिए उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। इस सभ्यता का अगर हम कालखंड की बात करें तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व बताया जाता है। ये इसका वो कालखंड है जिसमें सबसे ज़्यादा विकसित रही थी हड़प्पा सभ्यता। इससे पूर्व तथा पश्चात की संस्कृति को आरंभिक तथा परिवर्तित हड़प्पा कहा गया था। इसकी मोहरें सही वस्तुस्थिति का बोध कराती हैं। सैल खड़ी पत्थर पर लिखी लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। ये लिपि चित्रात्मक है। अगर हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है कि इसके अंदर जो मोहरें थीं वो सैलखड़ी पत्थर की मोहरें बनी हुई थीं, और उन मोहरों से हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिली थी। लेकिन इसके ऊपर जो लिपि लिखी हुई थी वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता की लिपि को रहस्यमय लिपि भी कहा जाता है, क्योंकि ये लिपि चित्रात्मक थी। ठीक है, चित्रों के द्वारा बनी हुई थी। अब इसका मतलब कोई समझाने वाला नहीं था, इसलिए इसके बारे में नहीं पता। बलूचिस्तान तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों से इस सभ्यता के बाट, पत्थर तथा फलक प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता का पहला खोजा गया शहर हड़प्पा था। प्रमुख शहर मोहनजोदड़ो है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि बलूचिस्तान तथा गुजरात से इस सभ्यता के क्या मिले? बाट, पत्थर और फलक प्राप्त हुए।
इनसे हमें हड़प्पा सभ्यता के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इस सभ्यता का जो पहला शहर था वो कौन सा था? हड़प्पा था। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहला 1921 में जो शहर खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा, वो हड़प्पा था। और प्रमुख शहर जो था, जो ज़्यादा लोकप्रिय रहा था, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मोहनजोदड़ो था। और इसकी खोज करी थी राखलदास बनर्जी ने। ठीक है। इस सभ्यता में कांस्य धातु से निर्मित वस्तुएं मिलने के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमने इसके अभी तक 3 नाम देख लिए हैं। सबसे पहले इसका नाम क्या रखा गया था? सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि ये कहाँ पाया गया था? सिंधु नदी के आसपास के इलाकों में पाया गया था। दूसरा क्या रखा था इसका नाम हमने? हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सबसे पहला जो शहर खोजा गया था वो हड़प्पा था, इसलिए इसका हड़प्पा सभ्यता रखा गया। तीसरा इसका नाम रखा गया कांस्य युगीन सभ्यता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो जिस धातु का इस्तेमाल किया जाता था वो कांस्य का इस्तेमाल किया जाता था, लोहे का इस्तेमाल जब तक नहीं हुआ था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इतनी चीज़ें आपको हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड समझ में आ गई होंगी कि हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई थी और किन से हमें इनके बारे में पता चलता है। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र। ये भी पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से प्रमुख केंद्र हैं और उन केंद्रों से क्या क्या प्राप्त होता है। तो इस सभ्यता के प्रमुख केंद्र हैं, सबसे पहला हड़प्पा ही है, क्योंकि सबसे पहले जो शहर खोजा गया था वो हड़प्पा था। अब इस हड़प्पा शहर से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई? सबसे पहले यहाँ की मोहरों पर एक श्रृंगी पशु यानी कि एक सींग वाला पशु अंकित है, तथा यहाँ शव उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाए जाते थे, यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ दफनाए जाते थे। तो ये 2 चीज़ें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? हड़प्पा शहर से प्राप्त हुई हैं। पहला, वहाँ पर एक श्रृंगी पशु अंकित वाली मोहर प्राप्त हुई है। मोहर किसे कहते हैं? मोहर पत्थर की बनी हुई होती थी, जो व्यापार में काफ़ी लाभदायक होती थी। इसके बारे में मैं आगे आपको समझाऊंगा पूरा मोहर का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता था। और इसके अलावा यहाँ पर शव का दफनाने का पता चला है कि वो उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाया करते थे। ये हमें पता चला है हड़प्पा शहर से। दूसरा है हमारा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का जो शब्द है इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है, तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है। यहाँ की एक प्रसिद्ध मुद्रा आकृति है। इसका आधा भाग बाघ का तथा आधा मानव का है। इसके पश्चिम दुर्ग टीले को स्तूप टीला कहा जाता है। तो ये मोहनजोदड़ो के अंदर से चीज़ें प्राप्त हमें हुई थी कि यहाँ पर इसे मृतकों का टीला कहा जाता था। एक प्रसिद्ध मुद्रा यहाँ से प्राप्त हुई है जिसमें आधा भाग बाघ का और आधा भाग मानव का दिखाया गया है। इसके अलावा पश्चिमी दुर्ग टीले को स्तूप टीला कहा जाता है। देखो, दुर्ग होता है जो ऊंचाई पर बनाया जाता था। जैसे आपने देखा होगा छोटे भीम के अंदर, आपने छोटा भीम देखा होगा, तो छोटे भीम के अंदर राजा का किला दिखाते थे, तो वो गांव से ऊपर की साइड दिखाते थे, एक ऊंचाई से पे को चढ़कर उसका किला बना हुआ होता था। तो ठीक ऐसे ही मोहनजोदड़ो के अंदर भी 2 तरह के शहर बनाए गए थे, दुर्ग और निचला शहर। दुर्ग होता था जो ऊंचाई पर बनाया हुआ होता था, ठीक है, टीले पे, मतलब मिट्टी के टीले पर बनाया हुआ होता था। ये सिक्योरिटी के देखकर पर्पस से बनाया जाता था। ठीक है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो के बाद जो इम्पोर्टेंट नगर आता है इसका, वो आता है हमारा कालीबंगा। कालीबंगा जो है, इसके नाम से पता चल रहा है कालीबंगा तो कहाँ पर हो गए? राजस्थान में। तो कालीबंगा जो था, यहाँ का नगर दुर्ग समांतर चतुर्भुजाकार है तथा यहाँ अलंकृत ईंटों का उपयोग हुआ था। अलंकृत ईंटों का मतलब जिन ईंटों के ऊपर कुछ चीज़ें अलंकृत की जाती थी। यहाँ से शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है पेपर के अंदर कि शल्य चिकित्सा के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं। तो शल्य चिकित्सा के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। ठीक है। कालीबंगा राजस्थान के अंदर है, ये राजस्थान में स्थित है। तो हमने भी 3 पढ़े हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा। अब हम बात करते हैं चन्हुदड़ो के बारे में। चन्हुदड़ो जो है बेसिकली यहाँ किलेबंदी का अभाव था। चन्हुदड़ो के अंदर किलेबंदी क्या होती है? जैसे कोई किला होता था, सपोज करो ये किला है, तो इसकी सिक्योरिटी की नज़र से इसको क्या कर दिया जाता था? चारों तरफ से किलेबंद कर दिया जाता था, यानी कि चारों तरफ दीवार लगा दी जाती थी और आने जाने का सिर्फ एक ही द्वार इसके अंदर होता था। तो इसे कहते हैं किलेबंद। तो यहाँ किलेबंदी का अभाव था। अभाव का मतलब होता है कमी। तो कहाँ पर कमी थी? चन्हुदड़ो में। अगर वो क्वेश्चन ये पूछें ऑप्शन देकर कि मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता के किस शहर के अंदर किलेबंदी का अभाव था, तो चन्हुदड़ो के अंदर अभाव था। यहाँ से 4 पहिया वाली गाड़ी तथा 2 मछलियों के अंकन वाली आकृति मिलती है। 4 पहियों वाली गाड़ी और 2 मछलियों के अंकन वाली आकृति मिलती है तथा यहाँ वृत्ताकार ईंट मिलती है। वृत्ताकार मतलब स्क्वायर टाइप से जो होती है वृत्त, ठीक है, वृत्ताकार ईंट मिलती है। इसके बाद आता है हमारा लोथल।
ये एक बंदरगाह नगर है। तो बंदरगाह का मतलब आप समझ जाओ कि किसी न किसी समुद्र के किनारे पर ही होगा, क्योंकि बंदरगाह कहाँ पर होता है, जहाँ पर पानी के जहाज आते हैं, खड़े होते हैं, ठीक है। तो बंदरगाह नगर था जहाँ एक घर से सोने के दाने, सैलखड़ी की मोहर तथा पूरी तरह रंगा हुआ एक मिट्टी का जार मिला है। मिट्टी का जार मतलब समझ जाओ मिट्टी का जो बर्तन टाइप से होता है, जार मिला है। वर्तमान में ये गुजरात में स्थित है। तो लोथल कहाँ पर है, गुजरात में। और गुजरात में भी कहाँ पर होगा, ये बंदरगाह नगर था समुद्र के पास में, ठीक है। फिर आता है हमारा बनावली। बनावली यहाँ की नगर योजना शतरंज के जाल के समान की थी। कैसे, जैसे शतरंज में होता है ना ब्लैक एंड वाइट, इस प्रकार से ही यहाँ पर नगर योजना थी। तथा यहाँ से हल्की आकृति के खिलौने मिले हैं। अगर क्वेश्चन, ये बहुत बार पेपर के अंदर पूछा जा चुका है कि हल वाले प्रमाण हमें हड़प्पा सभ्यता के किस शहर से मिले हैं, तो मिले हैं हमें बनावली से। और ये कहाँ पर है, ये हरियाणा के अंदर स्थित है। आज का अगर वर्तमान में देखें तो हरियाणा के अंदर ही आता है, ठीक है। तो शतरंज के जाल जैसा नगर योजना कहाँ पर थी, बनावली के अंदर थी। उसके अलावा हल्की आकृति का खिलौना कहाँ से मिला है, वो भी हमें कहाँ से मिला है, बनावली से। और ये हरियाणा राज्य के अंदर स्थित है। तो ये हमने इसके प्रमुख क्षेत्रों के बारे में पढ़ा था। इसके 6 प्रमुख क्षेत्र हैं और इन्हीं से ही मैप के बारे में पूछा जाता है। मैप में भी अगर क्वेश्चन आता है तो इन्हीं शहरों के बारे में आता है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रभूदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनावली। पेपर में भी अगर मैप में वो शहरों के बारे में पूछता है तो यही पूछता है। उसके अलावा किन किन शहरों से क्या चीज़ मिली है, तो इसके और भी बहुत सारे शहर, लेकिन जो क्वेश्चन पूछता है वो ज़्यादातर इन्हीं से ही ज़्यादा पूछता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो अपना जीवन निर्वाह कैसे करते थे। तो बेसिक हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में और हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। ये एनसीईआरटी की बुक में बहुत कमी के हिसाब से मिलता है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में जीवन निर्वाह का माध्यम, सबको पता है प्राचीन समय से ही जीवन निर्वाह का जो ज़्यादातर माध्यम रहा है वो कृषि रहा है। तो हड़प्पा सभ्यता में भी क्या होती थी, ज़्यादातर कृषि होती थी। यहाँ की मुख्य खाद्यान्न फसलों में गेहूँ, जौ, दाल तथा तिल प्रमुख थे। इनकी खेती यहाँ पर ज़्यादा होती थी और इन्हीं का इस्तेमाल लोग खाने के रूप में ज़्यादा करते थे। उसके अलावा कृषि प्रौद्योगिकी, क्योंकि जब इतिहासकारों ने बताया कि भाई हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती करते थे, तो अब सवाल उठता है कि उनके खेती करने का जो तरीका था क्या वो हमारे जैसा था या हमसे अलग था। तो इसी जानने के लिए इतिहासकारों ने क्या करा, उसके ऊपर रिसर्च करा कि भाई वहाँ के लोगों का खेती करने के तरीके कैसे थे। तो इसे ही बोला जाता है कृषि प्रौद्योगिकी, यानी कि खेती करने का तरीका, क्या क्या टेक्नोलॉजी उस वक्त में यूज़ करते थे वो लोग, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट में यहाँ खेती के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था। हल में जो इस्तेमाल करते थे, जैसे हमने देखा होगा पुराने समय में भी अपने, तो आज तो ट्रैक्टर वैक्टर का इस्तेमाल हम करते हैं हल के लिए, लेकिन उस वक्त में किसका इस्तेमाल करते थे, बैलों का। तो हड़प्पा सभ्यता में बैलों का प्रयोग किया जाता था, जिसका उदाहरण बनावली के मिट्टी के हल के प्रतिरूप में प्राप्त हुआ है। यहाँ एक स्थान पर 2 फसलें उगाने के संकेत भी मिलते हैं। तो पहले चीज़ अगर हम इसको ऑप्शन वाइज लिखेंगे तो इसमें सबसे पहला हम लिख लेंगे कि यहाँ पर बैलों का प्रयोग होता था। बैलों का प्रयोग होता था तो किसका इस्तेमाल करते थे, वो हल का प्रयोग करते थे। और जिसका अवशेष है, जिसका प्रमाण हमें कहाँ से मिला है, बनावली से मिला है। उसके अलावा ऐसे संकेत भी यहाँ मिलते हैं कि यहाँ एक स्थान पर 2 फसलें उगाई जाती थी। जैसे खेत को 2 भागों में बांट दिया जाए, एक स्थान है, एक इधर उगा दी और एक इधर उगा दी। तो ये भी संकेत यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। इस सभ्यता में नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं, इस सभ्यता में अफगानिस्तान के सोरतुबुई नामक स्थान से सिंचाई के अवशेष मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, सोरतुबुई से। क्योंकि कृषि से जुड़े हुए जब क्वेश्चन आप आंसर दोगे तो आपको पता हो कि हड़प्पा सभ्यता के किस शहर से सिंचाई से जुड़े हुए या कृषि से जुड़े हुए अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। तो हमने इसमें 2 शहरों का उल्लेख करा है जो कृषि से जुड़े हुए थे। एक तो बनावली, जहाँ से हमें ये प्राप्त होता है, पता चलता है, हल के अवशेष का पता चलता है। दूसरा सोरतुगई, जहाँ से हमें पता चलता है कि वो लोग किसका इस्तेमाल करते थे, वो सिंचाई के अवशेष भी वहाँ से प्राप्त हुए, यानी कि सिंचाई के लिए वो अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। उसके अलावा उनके जीवन निर्वाह का जो तरीका था वो था पशुपालन एवं शिकार। ये भी बहुत पुराना तरीका रहा है, क्योंकि आदि मानव के समय से ही लोग बाग क्या करते हैं, पशुपालन शिकार करते रहते हैं, शिकार करके अपनी ज़िंदगी जीवन करते हैं। तो ये लोग क्या करते थे, पशुओं को भी पालते थे और शिकार भी करते थे। तो कौन कौन से पशुओं को पालते थे और किन किन का शिकार वो क्या करते थे। तो इस सभ्यता के पालतू पशु कौन कौन से थे, भेड़, बकरी, भैंस आदि। तथा हड्डियों के साक्ष्यों से यहाँ जंगली प्रजातियों की भी पुष्टि होती है, हड्डियों के साक्ष्य से।
पशु पक्षी और मछलियों की प्राप्त अस्थियों के आधार पर यहाँ के निवासियों के मांसाहारी होने का संकेत भी प्राप्त होता है कि वो लोग मांस खाते थे, क्योंकि तभी वहाँ से क्या प्राप्त होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हड्डियाँ प्राप्त होती हैं। अब देखो आप कहोगे कि भाई हड्डियाँ प्राप्त होने से कैसे ये साबित हो सकता है कि वो लोग खाते थे या नहीं खाते थे। आप खुद सोचो, अगर कोई जानवर है वो दब के मर जाता है तो उसकी जो हड्डियों की सारी हड्डियाँ होंगी वो उसकी एक ही जगह पर स्थित होंगी, लेकिन अगर कहीं पर आपको उसकी टांग और कहीं पर उसका हाथ और कहीं पर उसका पैर प्राप्त हो तो उससे समझ में आता है कि भाई यहाँ हड्डियाँ वो बिखरी हुई हैं, यानी कि या तो किसी जानवर ने उसको खाया है या किसी ने खाकर उसको अलग अलग फेंका है। ठीक है, उसके अलावा वहाँ पर शिल्प उत्पादन भी होता था। शिल्प उत्पादन किसे कहते हैं, जो नई नई वस्तुओं का उत्पादन वहाँ पर होता था। तो शिल्प उत्पादन किन किन चीज़ों का वो लोग शिल्प उत्पादन करते थे, तो शिल्प उत्पादन में चनहुदड़ो प्रमुख स्थल था जहाँ पर शिल्प उत्पादन ज़्यादा होता था। ध्यान रखना, हर शहर की अपनी अलग विशेषता रही है, हर शहर से अपना अलग क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हमने बनावली और सोरतुगई पढ़ा था, उसमें कृषि से संबंधित चीज़ें पूछी जाती हैं। चनहुदड़ो में ये एक हमारा शिल्प उत्पादन था। शिल्प उत्पादन मतलब जैसे हमारी फैक्ट्री के अंदर सामान बनता है ना, तो ये सारे शिल्प उत्पादन है, क्योंकि उस वक्त मशीनें तो थी नहीं, हाथों से बनाया जाता था, इसलिए इसको कहते हैं शिल्प उत्पादन। तो ये सबसे प्रमुख नगर जो था जहाँ पे सबसे ज़्यादा शिल्प उत्पादन होता, ज़्यादा फैक्ट्रियाँ थी, तो वो चनहुदड़ो थे। ठीक है, चनहुदड़ो था। शिल्प में मनके बनाना, धातु कर्म तथा मोहर निर्माण आदि शामिल थे। ये वहाँ पर शिल्प में काम होते थे, मनके बनाने का काम भी वहाँ पर होता था। ठीक है, मनके आप उन्हें ज्वेलरीज कह सकते हो, आभूषण कह सकते हो। वैसे मनके का मतलब होता है मोती, तो वहाँ पर आभूषण टाइप से जो लोग माला वाला पहनते थे वो मनके के रूप में होते थे। ठीक है, मनकों का निर्माण लाल रंग के कॉर्निलियन, जैस्पर तथा सैलखड़ी आदि से किया जाता था। तो वो गोल गोल मोती टाइप से बनाकर उसका हार बना दिया करते थे, उसका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, आपकी 12th क्लास की हिस्ट्री की बुक में इसका मनकों का फ़ोटो भी बना हुआ होगा, जो एक हार के रूप में दिखाया गया होगा। अब आ जाता है वहाँ का व्यापार के बारे में, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार भी करते थे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जब वहाँ पर शिल्प उत्पादन होता था, सामान बनता था, तो वो सामान बिकने के लिए बाहर भी जाता था, तो वहाँ पर व्यापार भी होता था। तो बाज़ार एवं कच्चे माल की उपलब्धता एवं पूर्ति के कारण व्यापार दृष्टिगत होते थे। कच्चे माल की उपलब्धता, क्योंकि कोई भी व्यापार हो उसको चलने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे सबसे पहले बाज़ार, अगर आपका बाज़ार नहीं होगा तो आपकी मार्केट ख़त्म हो जाएगी, आप कोई भी फैक्ट्री चला नहीं पाओगे। उसके अलावा कच्चा माल, क्योंकि आप फैक्ट्री के अंदर जो भी सामान बनाओगे उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, कच्चे माल की। अगर जिस इलाके के अंदर कच्चा माल भी मिलता हो और वहाँ पर बाज़ार भी उपलब्ध हो, तभी वहाँ पर फैक्ट्री, उद्योग, जो इंडस्ट्री है वो डेवलप कर पाएगी। तो ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता के अंदर चनहुदड़ो जो शहर था वहाँ पर सबसे ज़्यादा शिल्प उत्पादन होता था, क्योंकि वहाँ पे कच्चा माल भी मिलता था और बाज़ार भी था। तो व्यापार दृष्टिगत होते थे। दूर के क्षेत्रों से कच्चा माल प्राप्त करने के लिए व्यापारिक केंद्रों के आसपास बस्तियां बनाई गईं। जैसे अफगानिस्तान में सोरतुगई के समीप नीली लाजवर्द मणि प्राप्त करने के लिए बनाए गए थे। अब देखो वो कच्चे माल के रूप में क्या करते थे, दूर दूर के क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने क्या कर ली, बस्तियाँ बना ली। जैसे ये क्षेत्र है, यहाँ से उन्हें, जैसे ये सोरतुगई है और यहाँ से इन्हें नीले लाजवर्द मिलते हैं, तो इन्होंने क्या करा, इसके आसपास में क्या कर दिया, बस्तियां बना दी। अब लोग यहाँ रहने लगे और ये लोग क्या करते थे, यहाँ से सामान निकाला और इसको आगे भेज दिया करते थे। तो ऐसे इन्होंने क्या करा था, जिन जिन इलाकों से हमें कच्चा माल मिलता था वहाँ उसी प्रकार से इन्होंने बस्तियां बना दी थी और फिर ये आपस में सामानों का लेन देन कर लिया करते थे। ठीक है, पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक संबंध थे, बिल्कुल व्यापारिक संबंध थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी या उनके जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं वो मेसोपोटामिया सभ्यता से भी प्राप्त हुई हैं। पहले जब मेसोपोटामिया सभ्यता की खोज हुई थी, जब हम ये समझ नहीं पा रहे थे कि भाई ये क्या है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की खोज के बाद हमें समझ में आया कि वो जो सामान था वो कहाँ का था, हड़प्पा सभ्यता का था। तो वहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि भाई हाँ, एशिया के अलग अलग इलाकों के साथ भी, पश्चिम एशिया के साथ भी हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक संबंध थे। तो क्या था, हड़प्पा वासी सुदूर अरब प्रायद्वीप से वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। हड़प्पा सभ्यता संबंधित एक परत चढ़ा मर्तमान ओमान से मिला है। कहाँ से मिला, ओमान से मिला है। जो मर्तमान कहाँ का था, मर्तमान मतलब बर्तन, कहाँ का था वो तो हमारे हड़प्पा शहर का था। उसकी बनावट से, उसके आकृति से पता चलता था कि वो हड़प्पा शहर का था। मेसोपोटामिया में हड़प्पा के मेहलुआ शब्द का प्रयोग किया गया था। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मेहलुआ शब्द का प्रयोग कौन सी सभ्यता में किया गया था, तो मेसोपोटामिया में किया गया था। और कौन सी सभ्यता के लिए किया गया था, तो हड़प्पा सभ्यता के लिए मेहलुआ शब्द का प्रयोग किया गया था। मेहलुआ का मतलब होता है मोर।
दिलमुन के स्थानीय बाट हड़प्पाई बाट प्रणाली पर आधारित थे। ये भी कहाँ का इलाका है? ये भी पश्चिम एशिया का इलाका है, जिसकी बाट प्रणाली पूरी पूरी कैसे थी? हड़प्पा की जैसे थी। तो इन सारी बातों से पता चलता है कि भाई हाँ, हड़प्पा सभ्यता के पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंध थे और वो आपस में व्यापार किया करते थे। ठीक है, अब आता है वहाँ की मोहरे और मुद्रांकन। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की सैलखड़ी मोहरें आकार में चौकोर होती थी, जिस पर भैंस, बाघ, बकरी तथा हाथी जैसे जानवरों की आकृति अंकित होती थी। और मोहरों का इस्तेमाल वो व्यापार के लिए करते थे। कैसे करते थे, अब मैं आपको इसको समझा देता हूँ। वो क्या करते थे, कोई सामान लिया और उसको बंद करा, सामान लिया और उसको बंद करा, कपड़े से बंद करा, ढक्कन लगाया, उसके ऊपर मट्टी लगाई और मट्टी लगाकर उस पर मोहर छाप दी। मोहर कैसी होती थी? इस प्रकार से ज़्यादातर ऐसे होती थी और उस पर ना चित्र उकरे हुए होते थे। उकरे हुए होने की वजह से, जैसे इसमें हमने सामान रखा बर्तन के अंदर, इसके ऊपर मट्टी लगाई, ढक्कन लगाया इसका, और उस मट्टी पर हमने ये जो चिन्ह वाली मोहर थी उसको क्या कर दिया, हमने छाप दिया। तो छापने से क्या हुआ, वो मट्टी के ऊपर इसके चित्र थे वो छप गए। अब इस मट्टी को क्या कर दिया, सुखा दिया। तो वो मट्टी पर जब सूख गई तो वो चित्र अब छुट नहीं सकते थे। अब सामान को भेज दिया जाता है, जिस भी इलाके में भेजना है वहाँ भेज दिया जाता है। जिसके पास भी सामान पहुँचता था वही देखता था कि जो इसके ढक्कन पर जो मट्टी लगी हुई है उसके ऊपर जो मोहर का चिन्ह है वो सही है या छुटा हुआ है। अगर छुटा हुआ है तो मतलब सामान के साथ छेड़छाड़ हुई है, और अगर पूरा एज इट इज़ छपा हुआ है तो वो सामान बिल्कुल सही है, सेफ़ है, और उस पर एक्सेप्ट कर लिया जाता था। आज तो हम टेप वेप लगाकर, सील लगाकर पैक कर देते हैं, तो उस समय पता चलता है, लेकिन उस वक्त में सब चीज़ें नहीं थी तो वो ऐसे ही करते थे कि बर्तन में या कपड़े में सामान को रखा, उस पर गांठ मारी और उसके ऊपर मट्टी लगा दी, या ढक्कन लग के उसके ऊपर मट्टी लगा दी, और मट्टी के ऊपर इस मोहर को, जो चित्र उकरे होते हैं, इस मोहर को उस पर क्या कर दिया, छाप दिया, और छापने के बाद उसको भेज दिया, सुखाकर भेज दिया। अब मट्टी सूखने के बाद आपको पता, मट्टी जब सूख जाती है तो उस पर ना तो आप कुछ बना सकते हो ना हटा सकते हो। तो जब वो जिस पर भी, जहाँ भी वो सामान पहुँचता था, वो सबसे पहले क्या देखता था कि जो मिट्टी के जो बर्तन है उसका जो ढक्कन ढका हुआ, उसकी मिट्टी पे जो मोहर है वो सही सलामत है या छुटी हुई है। अगर छुटी हुई है तो सामान के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है, और अगर वो साफ़ है तो इसका मतलब वो सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, वो जहाँ से भेजा गया था बिल्कुल ऐसा ही पहुँचा गया है। तो मोहर का इस्तेमाल वो ज़्यादातर किसके लिए करते थे? व्यापार के लिए करते थे। आपको ये सारी बात जो मैंने अभी तुम्हें पढ़ाया वो सारा हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए मेन चीज़ें थी, जो तुम्हारे 12th क्लास में, और 12th क्लास में बाद में अगर आप हिस्ट्री से जुड़ी हुई हड़प्पा सभ्यता से जो भी आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो आपको सब में हेल्पफुल होगी। आई होप आपको ये समझ में आया हो। ठीक है, आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इसके आगे की चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। और ये जैसे ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट होगा उसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन, चाहे वो ऑप्शनल वाला हो चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपके सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, चाहे आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे आप SSC के स्टूडेंट हो, चाहे आप CUT की तैयारी कर रहे हो, आपको सब चीज़ों में ये आपके लिए हेल्पफुल करेगी। और इसी से जुड़े हुए क्वेश्चन सारे एग्ज़ाम के अंदर आते हैं।